नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, आज का विषय है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी जटिल समस्या है जिसमें नेक से लेकर आपके पेल्विक रीजन टेल बोन तक जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, यानी अकड़न आ जाती है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आपको जो स्पाइन की मोबिलिटी, नॉर्मल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और आपको दैनिक जीवन में जैसे झुकना हो गया, रोटेट करना हो गया, उसमें बड़ी ही समस्या उत्पन्न होती है। इसमें स्पाइन जो है आगे की तरफ झुक जाती है और रोगी का पोस्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ऐसा ये स्पाइन यहाँ पीछे निकल जाती है, ऐसा कर्व हो जाती है, कंधे आगे आ जाते हैं, गर्दन आगे की तरफ हो जाती है। तो ये जो है इस रोगी का ऐसा पोस्चर हो जाता है। दोस्तों, हमारा स्पाइन सीधा रहता है, वो नॉर्मल स्पाइन होता है, और जब ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से हमारा स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो रिब केज है, यहाँ पे जो रिब केज है उसमें भी जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से श्वास लेने में भी समस्या होती है इस एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के रोगियों को। दोस्तों, पहले ये जो बीमारी थी ओल्ड एज में होती थी, क्योंकि ओल्ड जैसे आदमी ओल्ड होता है तो ऐसा इस तरह से वो झुक जाता है, रीढ़ की हड्डी, हम उससे ज़्यादा काम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आगे की तरफ झुक जाती है। लेकिन अभी क्या है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण अभी हम काम कर रहे हैं तो ऐसे बैठते हैं, बैठने का पोस्चर हमारा गलत है, ऐसे बैठते हैं, तो जिसके कारण जो है ये समस्या 18 से 40 वर्ष के युवकों में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और मेडिकल साइंस में इस समस्या का इलाज नहीं है। वो तो बोलते हैं कि या तो ऑपरेशन करा लो या जीवन भर इसके साथ रहो। लेकिन योग एक ऐसी पद्धति है जिसमें लगभग हर बीमारियों का पूर्ण रूप से इलाज है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन हैं जो विशेषकर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ही बनाए गए हैं कि चर्चा करेंगे, और मैं वो आसन करके आपको दिखाऊंगा और क्या उसका लाभ होगा वो भी आगे हम बताएंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज या योग करने से पहले हम जान लेते हैं कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का क्या क्या लक्षण है और इसके कारण क्या है। तो कारण अभी तक ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च हुआ है, पता नहीं चल पाया, लेकिन ज़्यादा कारण है कि आपको इस तरह से अगर बैठते हैं तो एक न एक दिन आपको ये समस्या होती है। दूसरा कारण होता है ये अनुवांशिक होता है। अगर आपके माता पिता, दादा दादी किसी को है तो आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। लक्षण के बारे में बात करें तो ये शुरुआत में आपका जो पेल्विक रीजन है, कमर के पीछे का भाग, नीचे का भाग, वहाँ से ये शुरू होता है, उसमें दर्द होता है, जकड़न होता है। धीरे धीरे जब ये रोग बढ़ता है तो पूरे रीढ़ की हड्डी को अपने कब्जे में ले लेता है। पूरे रीढ़ की हड्डी में नेक से लेकर टेल बोन तक उसमें स्टिफनेस आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही समस्या होती है, उसमें बहुत ही पेन भी होता है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से योग आसन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करेंगे हम। देखिए, पहले हाथों को दोनों सीधा रखेंगे। हमारे जो बैठने का पोस्चर वो सीधा रहेगा, मतलब ऐसे नहीं बैठेंगे, हम एकदम स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। सुखासन में बैठ जाएंगे और हाथों को आगे करेंगे और अपनी मुट्ठी बांध के इसको रोटेट करेंगे। 25-30 टाइम्स हम करेंगे क्लॉकवाइज और 25-30 टाइम्स हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक हो गया। फिर हम हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, ये हमारे कंधे की मोबिलिटी देगा। इसके बाद हम ये करेंगे क्रिया। सारी क्रियाएं 10 से 15 बार करेंगे हम। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी करेंगे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। ये देखिए, ये कर लेंगे हम। फिर कंधे को रोटेट करेंगे, सिर्फ पूरे कंधे को, पूरा ऐसे शरीर को नहीं करना है, सिर्फ कंधे को करना है। ये देखिए, ऐसे, फिर ऐसे। इसके बाद हम अपने गर्दन को ग्रीवा संचालन जिसको बोलते हैं वो करेंगे। देखिए,
इससे हमारे गर्दन की मोबिलिटी बढ़ेगी। फिर एक हाथ को हम चिन के नीचे रखेंगे, जैसे एक हाथ को हम पीछे रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। फिर हम गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, देखिए। इसके बाद हाथों को कंधे के पीछे ले जाएंगे, बाएं कलाई से बाएं पंजे से दाहिनी कलाई को पकड़ेंगे, हाथों को सीधा रख के, ये इस तरह से। कोहनियां आपके सर के पीछे रहेंगी, ये कर लेंगे। दोस्तों, ये था योग सूक्ष्म क्रियाएं हमारे गर्दन के लिए, हमारे नेक के लिए। अब हम हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है, मतलब हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, फेफड़े के पीछे की जो स्पाइन है, उसके लिए हम योग करेंगे। कमर चक्रासन का एक वेरिएशन है, वो करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो योगासन है वो हम कमर चक्र है, इसका वेरिएशन है, तो कर लेंगे हम। उसके लिए हमको एक तकिया की आवश्यकता होगी। इसको अपने गर्दन के नीचे रखेंगे, ये बॉल रहेगा, देखिए कैसे इसको फिट करेंगे। लेट जाएंगे सीधा, फिर बाएं करवट लेंगे और बॉलों को दोनों घुटनों के बीच में ऐसा फंसा लेंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि ये हमारा मूव ना हो। ये गर्दन ऐसा रहेगा हमारा, हाथ दोनों ऐसे रखेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे पीठ के। गर्दन की जो मोबिलिटी है थोड़ी सी रहेगी, बस इतना, ये पोर्शन रहेगा आपका। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ले आएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करके दिखा देता हूं मैं। ये दूसरी साइड से भी। ये आपके थोरेसिक जो स्पाइन है यहाँ की, उसकी मोबिलिटी के लिए, उसके रोटेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई हमारी। तीसरा आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ये हमारे लोअर जो रीढ़ की हड्डी लंबर स्पाइन है, उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, सीधा लेटे रहेंगे, श्वास भरते हुए पैरों को जमीन से टच करते हुए, एड़ियों को जमीन से टच करते हुए पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास छोड़ते हुए इसको टच करेंगे और अपनी नाक को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। पंजे आपके ऐसे नहीं नीचे की तरफ होने चाहिए। अगर आप गर्दन नहीं उठ पा रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को ऐसे ही करना चाहिए, गर्दन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पंजे नीचे की तरफ रहेंगे, घुटने को जितना प्रेस कर सके पेट पे उतना दबाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से कर लेंगे। फिर दोनों पैरों से कर लेंगे। फिर इसके बाद कंद्रासन कर सकते हैं हम। देखिए, दोनों पैरों को हिप के थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे और हाथों को हथेलियां जमीन पर रहेंगी और लोअर बैक को उठाएंगे हम कंधे तक, जितना उठा सके। ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रेगुलर लगातार भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, श्वास भरते उठाया, काउंट किया 1 2 3 4 5, फिर नीचे आ गए, फिर से उठाया। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी का जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट कर देता है। ये हो गया कंद्रासन। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। उसमें हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ऐसे दोनों अंगूठे टच रहें, अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं रहने चाहिए। फिर पैरों को मैट के जितना डिस्टेंस देंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे आगे, जितना कर सकते हैं। इसमें स्पाइन को जितनी लंबी कर सके उतनी लंबी करेंगे। देखिए, ऊपर से अगर देखेंगे तो मेरी स्पाइन लंबी होती जा रही है। इस स्थिति में शुरुआत में आप 15 से 20 सेकंड रहें, धीरे धीरे आपको 1 से 1.5 मिनट तक रहना है। अगर सर नहीं रख सकते हैं तो चिन भी रख सकते हैं नीचे, ये पोस्टर। ये हो गया शशांक आसन। फिर इसी पोज में हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को कैट काउ पोज भी बोलते हैं। वो रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही शानदार आसन है ये।
दोनों हाथों के बीच कंधे जितना डिस्टेंस होना चाहिए, पैरों में हिप के जितना डिस्टेंस। फिर श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक को नीचे करेंगे, कंधे को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास भरते हुए जितना अपने फेफड़े थोड़े से एरिया को जितना उठा सके उतना उठाएंगे। देखिए, फिर ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही शानदार आसन है। दोस्तों, एक अंतिम आसन जो है मकर आसन, बहुत ही शानदार आसन है, उसको कर लेंगे लास्ट में हम। देखिए कैसे करना है। अच्छा, इन सब के जो आसन है इनके मैं अलग अलग हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। इसमें हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सर को नीचे रखेंगे हाथों पे, और पंजे आपके बाहर की तरफ हो, एड़ियाँ आपकी ज़मीन से टच करनी चाहिए। बस इस तरह से लेटे रहेंगे। अगर कमर में ज़्यादा दर्द या स्टिफनेस आ रही है तो एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद एड़ियों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा जो ये एरिया है पूरा यहाँ का, इस एरिया पे स्ट्रेस पड़ता है और ये एरिया आपका ओपन होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ती है। देखिए, मकर आसन यानी क्रोकोडाइल पोज, इस तरह से लेटे रहेंगे 4 से 5 मिनट। आपको इतना ही करना है। इसके बाद देर तक यानी 10 से 15 मिनट तक शवासन कर लेंगे। शवासन मतलब डेड बॉडी। इस तरह से सीधा लेट जाएंगे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे और लेटे रहेंगे। ध्यान श्वासों पे रखेंगे, तो श्वास पे काउंटिंग कर देंगे, श्वासों की काउंटिंग करते रहेंगे, ध्यान अपने आप वहाँ पे रहेगा। 10 से 15 मिनट तक इस तरह से लेटे रहेंगे और फिर इसके बाद बाएं करवट होके उठ जाएंगे। ये हो गया शवासन। बस दोस्तों, आपको रेगुलर इतना ही करना है। सुबह के वक्त जब सो के उठते हैं, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो रोगी हैं, सुबह के वक्त जब सो के उठते हैं तो ज़्यादा स्टिफनेस आती है, ज़्यादा उनको जकड़न रहती है शरीर में, तो बहुत ही परेशानी होती है। तो उसमें क्या है कि सुबह के उठ के आप ये अगर आसन, ये सारे आसन कर लेंगे तो आपका स्टिफनेस दूर हो जाएगा और दिन भर आप अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना ही करना है। इसके अलावा आपको अगर एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जल्दी, इस रोग से जल्दी मुक्ति पानी है तो आपको अपने बैठने के, चलने के पोस्चर पे बहुत ही ध्यान देना होगा। इस तरह से बैठना आप बंद करिए, सीधा बैठिए, छाती को आगे करके बैठिए। चलिए तो छाती को आगे करके चलिए। आपने सुना होगा गाना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की और वीर भोग वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही वसुंधरा यानी पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं उसका उपभोग करते हैं। जब आप बीमार रहेंगे तो क्या उपभोग कर पाएंगे इस पृथ्वी की वस्तुओं का। तो इसके लिए आप छाती को चौड़ी करके चले, नाभि और छाती के बीच की दूरियां बढ़ाएं। जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके आंखों के सामने आपका कंप्यूटर जो मॉनिटर स्क्रीन है वो हो और आराम से इस तरह से काम करें। 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे और फिर बाद में 20-22 घंटे आप ऐसे रहेंगे तो वो आपको योगासन का कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको पोस्चर पे बहुत ही ध्यान देना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात को अपने जीवन में लाएंगे, इस योगासन को, और जिनको है उनको तो लाभ होगा ही, जिनको नहीं है अगर वो भी ये आसन करते हैं तो उनको कभी संभावना जो अगर होगी भी तो वो उनको कभी एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।